back to the part 2 of electricity chapter 12 NCERT class 10th. Now part 2 के अंदर जो टॉपिक्स हमें कवर करना है that is Ohm's law, graphical representation of Ohm's law and resistance. So moving to first topic, your Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided the temperature remains constant. जब भी आप Ohm's law की definition लिखें, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आप सीधा सिर्फ ये लिख देते हैं that V is directly proportional to I, that is potential difference across a circuit is directly proportional to the current. जितना आप potential difference देंगे उतना ही ज़्यादा current होगा, जितना कम potential difference होगा उतना ही कम current होगा. बट इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आ जाती है तब ये लॉ फेल हो जाता है. उस टाइम पे आप ये नहीं लिख सकते कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. सो नाउ वी हैव V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू IR. दिस R इज़ योर कांस्टेंट. एक कांस्टेंट जो फैक्टर आपको ये बताएगा कि अगर V भी बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है. दैट इज़ योर कांस्टेंट R. एंड कांस्टेंट का मतलब कि फॉर वन पर्टिकुलर डिवाइस इस R की वैल्यू चेंज नहीं होगी. आपकी I की वैल्यू चेंज होती जाएगी एज V चेंज होता जाएगा, बट R की वैल्यू विल रिमेन सेम. So this is your Ohm's law. V is directly proportional to I provided the temperature remains constant for a particular circuit. Now, what is this R? The property of conductor due to which it opposes the flow of charges is called resistance, and resistance is denoted by capital R. As we know, V is equals to IR, V upon में I will be equal to R. ये resistance is R. रेजिस्टेंस का मतलब है ऑब्जेक्शन प्रोवाइड होता है या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होता है जब आपके इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर के थ्रू. कैसे? जब आपके इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट टू अदर, तो वो आपस में कोलाइड करते हैं. जब वो आपस में टकराएंगे, आपस में उनका कोलिजन होगा, एटम्स के साथ कोलिजन होगा, आयंस के साथ कोलिजन होगा, तो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है. वो इजीली पाथ नहीं मिल पाता उनको फ्लो होने का, वो टकरा के या कोलाइड हो करके जाते हैं. एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. सो V अपॉन में I इज इक्वल्स टू R. फॉर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वी विल डू की यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ohms, OHMS, और वी कैन डिनोट इट बाय लाइक दिस. 1 ohm को जब आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो यू विल से व्हेन 1 ampere of current is flowing through a circuit by a potential difference of 1 volt, the resistance is said to be 1 ohm. Now, in a circuit, current is mainly dependent on potential and resistance. As you know, resistance is obstruction, तो जितना ज़्यादा resistance होगा उतना कम current की value होगी. So current is inversely proportional to the resistance and current is directly proportional to potential. But एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे current V एंड R के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ डायरेक्टली एंड इन्वर्सली. बट V और R आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते. R इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट. R ना ही V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है. इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू. एंड इसी चीज़ को लेकर के दैट इज़ योर ओम्स लॉ. V इज इक्वल्स टू IR को लेकर के आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं फाइंड करने के लिए. ऐसा एक न्यूमेरिकल हम लोग भी कर लेते हैं. एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर. करंट इज गिवन टू यू एज 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई लाइन एंड पोटेंशियल इज गिवन टू यू एज 120 वोल्ट. नाउ व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ? आपको पूछा जा रहा है करंट की वैल्यू क्या होगी अगर आपकी सप्लाई लाइन को चेंज करके 240 वोल्ट कर दिया जाए तो. एंड यू नो कि अगर आपको I निकालना है, आपके पास V है, तो आपके पास R की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए. बाय यूजिंग फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR आप फाइंड कर सकते हो इसको. एंड दिस R, क्योंकि R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो जो R आपका सर्किट में यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उसी R को आप ले करके यहाँ पर भी काम कर सकते हैं. सो V इज इक्वल्स टू IR में हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं. V इज़ 120 एंड I इज़ 2.4. दिस इज़ योर R पॉइंट दिस 50 ohms is your R. Now using this R here, V is equals to IR. You have to find I. V by R is equals to I. Your V is 240 and your R is 50 ohms. This is your current in amperes.
सो दीज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं छोटे छोटे वी आई आर के ऊपर. आपको तीनों में से किसी एक की वैल्यूज़ गिवन नहीं होंगी एंड बाकी दो की वैल्यूज़ गिवन होंगी और आपका आंसर फाइंड करना होगा. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ. एज वी नो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ के अंदर आपके पास दो चीज़ें हैं, वी एंड आई. किसी भी एक्सेस पे आप किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन जनरली वी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज़ हेयर. एंड क्योंकि आपको पता है वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आपका ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन. इस ग्राफ के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ आपको क्या बताता है. स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ आपको बताता है वी बाय आई, दैट इज़ रेजिस्टेंस, विल गिव यू रेजिस्टेंस. इसके अलावा आपके ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन और आता है सिंपली कि आपको एक ग्राफ गिवन है एंड इसमें आपको वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करनी है. इधर यू टेक द लास्ट वैल्यू दैट इज टॉप वैल्यू दिस वन एंड दिस वन टू फाइंड द आंसर ऑफ वी एंड आई, और टेक टू वैल्यूज एंड subtract both of them एंड उसके बाद आप उसको निकालें. फॉर एग्जाम्पल दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज V1, दिस इज V2, देन योर R विल बी V2 minus V1 divided by I2 minus I1. Either this or take the extreme values. Now third thing I want to say is आपको कई बार एक ही ग्राफ में पूछा जाता है you have A and B and this is your potential, this is your current. आपको पूछा जाएगा किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है. टू फाइंड दिस दोनों में से वी या आई में से किसी एक की वैल्यू को कांस्टेंट रख देते हैं. फॉर सपोज आई की वैल्यू को मैंने दोनों के लिए सेम रख दिया, ए के लिए भी एंड बी के लिए भी आई की वैल्यू इज दिस, लेट्स से I1, बट V की वैल्यूज़ आपकी सेम I के लिए दोनों की दोनों अलग होंगी. दिस इज़ VA, दिस इज़ VB एंड सीइंग ग्राफ आपको पता है VA इज़ ग्रेटर दैन VB क्योंकि वो ग्राफ में ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, तो VA ऑटोमेटिकली बड़ा होगा VB से. एज यू नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाय I इज इक्वल्स टू R. सिंस I इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट, द हायर इज़ V, हायर इज़ R and VA is greater than VB, so RA will be greater than RB. सो दिस इज़ योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ. एंड ग्राफ के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर इस टाइप के, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख करके हम वी को भी जनरली सेम कर सकते हैं दोनों के लिए एंड अकॉर्डिंग टू आई की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. बट उस केस में उल्टा जाएगा बिकॉज वी इज़ कॉन्स्टेंट, तो जितना ज़्यादा आई उतना कम आर हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी आती है वहाँ पर. मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक आपका रेजिस्टेंस. थोड़ा सा पढ़ा हमने रेजिस्टेंस के बारे में इससे पहले कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस. अब रेजिस्टेंस आपका करंट या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, बट एक कंडक्टर के और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. दैट इज़ लेंथ ऑफ कंडक्टर डिनोटेड बाय L. जैसे जैसे आप लेंथ ऑफ कंडक्टर को बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा. दैट इज़ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. सेकेंडली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नेचर ऑफ मटेरियल. कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास दो वायर हैं, दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है, बट स्टिल एक नाइक्रोम का है एंड एक कॉपर का है, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा निकल करके आता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर. सो आपके लेंथ और एरिया के अलावा मटीरियल किस एलिमेंट का बना है इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा फॉर प्योर मेटल्स. नाउ एज वी सी फ्रॉम 1 and 2 रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नाउ रिमूविंग दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम एक कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज रो. Resistance is equals to rho L by A. This rho is also termed as resistivity. Now our rho is constant known as resistivity, also called specific resistance. आपका जो resistance है resistivity है या जो आपका rho है, ये आपका insulators के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, सबसे बिगेस्ट वैल्यू फॉर इंसुलेटर्स, बिकॉज जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा सबसे ज़्यादा इंसुलेटर्स के लिए. देन आपका सेमी कंडक्टर्स आता है, देन आपका कंडक्टर्स आता है. इट मीन्स कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू सबसे कम होती है. नाउ SI यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टिविटी इज, एज यू नो, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A. सो इट मीन्स R मल्टीप्लाई बाई A अपॉन L इज इक्वल्स टू रो. R is ohms, area is meter square and L is meter. This is your M and M cancel out. So ohm meter is your SI unit of resistivity.
सो ये डेरिवेशन भी आ जाती है कभी कभी, बहुत छोटी सी इजी सी डेफिनेशन है, डेरिवेशन है. सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. नाउ एज फॉर न्यूमेरिकल्स आपके पास एक फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए. कुछ आपके नॉर्मल से न्यूमेरिकल्स बनते हैं. सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें वैल्यूज गिवन है आपकी. द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ इज 1 मीटर. लेंथ इज गिवन टू यू एज 1 मीटर is 26 ohm. Resistance is given to you as 26 ohm at 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम इसको इग्नोर करेंगे. इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, फाइंड रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज आपको फाइंड करनी है एंड डायमीटर इज गिवन टू यू एज 0.3 millimeters. सो व्हाट थिंग्स यू विल नीड R, L and A to find resistivity. Now for A you have diameter. अब बहुत बार क्या होता है, बहुत बच्चे इस चीज़ को ऐसा लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो इसको बहुत कन्फ्यूजन में सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आप A को निकाल लेंगे, दैट इज़ योर पाई आर स्क्वायर, बिकॉज आपका वायर है सिलेंड्रिकल होता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज योर सर्कल. पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7. योर R is given to S, this is diameter, then R will be equal to 0.3/2 and millimeter को हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर, दैट इज 10⁻³ meters. तो 0.3/2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर. दिस विल बी 22/7 इंटू 0.3/2 इंटू 0.3/2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6. अगर कोई चीज़ कैंसिल आउट होती है तो उसको कैंसिल कर लीजिए, अगर कैंसिल आउट नहीं होती है तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, बिकॉज इसी चीज़ को हमें पूरे फॉर्मूले में बाद में पुट करते हैं. दैट इज R इज इक्वल्स टू रो L बाई A. दैट मीन्स rho is equals to R multiplied by A upon में L. So rho will be आपका resistance is your 26 and your area is 22/7 into 0.3/2 into 0.3/2 into 10⁻⁻6 divided by your L, that is 1 meter. So 1 meter को आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आगे. नाउ जितनी भी चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं आप उसको कैंसिल आउट कर दीजिए. 2 from 11, 2 from 13 एंड योर आंसर जितनी भी आपकी वैल्यूज़ बची हैं इन सबको आप मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻6 के साथ एंड 7 के साथ डिवाइड करके लिखेंगे. योर आंसर विल बी 1.84 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर. ये जो सिंपल सी चीज़ है कि आप एरिया को पूरा सॉल्व ना करके डायरेक्टली पुट कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं. इस चीज़ को थोड़ा सा ऑर्डर में करेंगे तो आपके आंसर्स थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाया करेंगे. सो ये तो रहा वो वाले क्वेश्चन जो आपको जिसके अंदर वैल्यूज़ गिवन होती हैं. बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर आपको वैल्यूज़ गिवन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स हैविंग इक्वल लेंथ. आपके पास 2 वायर हैं, लेट्स से वायर 1 एंड वायर 2, दोनों की लेंथ इक्वल हैं बट एरिया ऑफ फर्स्ट वायर इज ट्वाइस दैन द सेकेंड. दैट इज़ अगर इसका A है तो इसका 2A है, लेंथ दोनों की बराबर है एंड बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर, तो दोनों की रेजिस्टिविटी विल बी सेम. सो दोनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है. पुराने वाला रेजिस्टेंस होता रो L बाई A. This is R2 and R1 will be your rho L by 2A. So अगर हम 1/2 को अलग निकाल दें that is rho L by A, तो this rho L by A will give you R2. So half of R2 will be your R1. This is your relation. या twice of R1 will be your R2. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके जब आपके 2 अलग अलग वायर्स हैं, बट जब आपके पास एक ही वायर को स्ट्रेच या फोल्ड करा जाता है तब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं. अ वायर ऑफ 10 ohm रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. आपके पास एक वायर था जिसकी लेंथ पहले L थी बट अब इसकी लेंथ को स्ट्रेच करके ट्वाइस कर दिया गया है, 2L कर दिया गया है. आपका वायर सेम है, दैट इज़ योर वायर की मटेरियल सेम है, कॉपर है या जो भी आपका वायर था, वायर का मटेरियल चेंज नहीं होगा बिकॉज सिर्फ स्ट्रेच किया गया है. बट जैसे ही आप लेंथ को स्ट्रेच करेंगे आपका जो एरिया पहले A था नाउ इट बिकम्स A/2. तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी लेंथ स्ट्रेच होकर के ट्वाइस हुई है तो आपका एरिया भी कम हो गया होगा, दैट इज़ A/2. नाउ अगर आपका पुराना रेजिस्टेंस था रो L बाई A, new resistance R dash will be rho is same, L becomes 2L and A becomes A/2. That is 4 rho L by A, 4R. तो न्यू रेजिस्टेंस R dash will be equals to 4 times R. इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और आता है कि योर वायर इज़ फोल्डेड. फर्स्ट योर वायर ऐसा था, नाउ आपके वायर को हाफ से फोल्ड कर दिया गया है. तो जो पहला आपकी लेंथ L थी नाउ दैट लेंथ विल बिकम
L/2 हाफ लेंथ हो गई बिकॉज उसको मिड में से मोड़ा गया है. एंड अगर लेंथ L/2 हुई है तो आपका एरिया ऑटोमेटिकली विल बिकम ट्वाइस ऑफ A. अगर सेम वायर को स्ट्रेच या फोल्ड करा जाता है तो जैसे जैसे उसकी लेंथ चेंज होगी वैसे वैसे उसका एरिया भी चेंज होगा. ये दो चीज़ें आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है बाय सॉल्विंग दीज न्यूमेरिकल्स. इसके अलावा बहुत छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं लाइक रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा अगर आपकी लेंथ को डबल कर दिया जाए. ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डबल हो जाएगी. एरिया हाफ कर दिया जाए, एरिया अगर हाफ तो रेजिस्टेंस डबल बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या फ़र्क पड़ेगा अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए. अगर रेडियस को आप डबल करते हैं तो आपका एरिया 4 टाइम्स हो जाता है बिकॉज रेडियस का स्क्वायर होता है. तो आपका अगर रेडियस डबल होगी तो आपका रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने के लिए आते हैं. सो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है. इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या आप सर्किट्स को कैसे कैसे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज पैरेलल एंड सो ऑन. सो थैंक यू.